पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने ब्रह्मास्त्र से विपक्ष को चारों खाने चित कर दिया है। वहीं बीजेपी सरकार देश हित में कानून में बदलाव कर बड़ा फैसला ले रही है, जिससे देश के लोगों को फायदा हो सके। वहीं एक ऐसी खबर आई है जिसके बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। राहुल गांधी ने हड़बड़ी में सच्चाई बाहर ला दी है, जिसके बाद कांग्रेस इस मुश्किल में फंस गई है। राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, उसके चपेट में कांग्रेस के नेता ही आने लगे हैं। राहुल गांधी के करीबी पवन खेरा को लेकर खुलासा हुआ था कि उनके और उनके पत्नी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है। वहीं सोनिया गांधी भी कोर्ट के चक्कर में फंस गई हैं। राहुल गांधी के चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाने के बाद अब जिस तरह से कांग्रेस के कारनामे बाहर आ रहे हैं, उससे ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी की मुसीबत बढ़वा दी है। अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। दरअसल भारत की नागरिक बनने से पहले वोटर बनने के आरोपों को लेकर सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरोप है कि कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी का नाम भारत की नागरिक बनने से 3 साल पहले ही मतदाता सूची में दर्ज हो चुका था। याचिका में कहा गया है कि सोनिया गांधी ने 30 अप्रैल 1983 में नागरिकता हासिल की थी, जबकि उनका नाम 1980 की वोटर लिस्ट में शामिल था। याचिका में सवाल उठाया गया है कि 1980 की नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में नाम कैसे शामिल हुआ। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 1982 में सोनिया गांधी का नाम डिलीट हुआ। वोटर लिस्ट से आखिर क्यों डिलीट किया गया। दर्शकों, चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी का आरोप लगा रही कांग्रेस पर इसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। राहुल गांधी के चक्कर में कांग्रेस ही फंस गई है। वहीं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बीआर गवई ने भारतीय संविधान की सराहना की है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। देखिए हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है। सीजेआई नेपाल को लेकर बोल रहे थे। दर्शकों, विपक्ष के लोग कहते हैं कि देश में तानाशाही है, लेकिन सीजेआई ने साफ कर दिया है कि हमारे देश में सब कुछ ठीक है। वहीं अब यह भी खबर आई है कि चुनाव आयोग पूरे देश में वोटर लिस्ट को अपडेट करने जा रहा है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर से होने की संभावना है। बिहार में हुए एसआईआर की तरह ही ये प्रक्रिया होगी, जिससे वोटर लिस्ट में पारदर्शिता बढ़ेगी और चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा मजबूत होगा। वहीं आप दर्शक अगर एसआईआर के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में एसआईआर हो, तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता चुनाव आयोग के फैसले के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता और कैसे बीजेपी ने बड़ा खेला कर दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चौबे छले छब्बे बनने, डूबे बनकर लौटे। कांग्रेस ने इस मुहावरे को जीवंत कर दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे कि बीजेपी से मुकाबला कैसे करें। राहुल गांधी को लगातार झटका लग रहा है। पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे जाने को लेकर राहुल गांधी का जमकर विरोध हो रहा है। राहुल गांधी बिहार गए थे वोट चोरी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने, लेकिन इस यात्रा की वजह से वो खुद घिर गए। उत्तर प्रदेश स्थित रायबरेली से लोकसभा सांसद राहुल गांधी बुधवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, लेकिन इस दौरान उनका जमकर विरोध हुआ। वो जिस रास्ते से अपने तय कार्यक्रम के लिए जा रहे थे, उसी हाईवे पर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों ने राहुल के दौरे का प्रोटेस्ट किया। वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी के रास्ते में धरना देने बैठ गए। इस दौरान राहुल वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राहुल से माफी की मांग की। दर्शकों, राहुल गांधी को हर तरफ से झटका लग रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की बड़ी जीत कांग्रेस और उसकी अगुवाई वाले विपक्षी इंडी गठबंधन के लिए रणनीतिक और राजनीतिक दोनों तरह की करारी हार है। इस चुनावी लड़ाई में विपक्ष शुरू से लेकर अंत तक हारा है और नैतिक जीत का दावा करना तथ्यों से परे है। कांग्रेस और इंडी ब्लॉक की रणनीति तब फेल हो गई जब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जैसे दल ने एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को सपोर्ट कर दिया और बीजेडी, अकाली दल और भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस जैसी पार्टियों ने मतदान से अलग रहकर परोक्ष रूप से बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए का सहयोग कर दिया। कांग्रेस और उसके सहयोगी लंबे चौड़े दावे ही करते रह गए, लेकिन उनकी रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई। मतलब वोट चोरी का राग अलापने वाले राहुल गांधी विपक्ष सांसदों को भी एकजुट नहीं कर पाए। कांग्रेस ने पहले आधिकारिक रूप से ऐलान किया कि विपक्ष के सारे 315 वोट उसके खाते में गए हैं, लेकिन जब मतों की गिनती हुई तो विपक्ष के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को महज 300 वोट ही मिले।
मतलब विपक्ष टूट गया। इसके 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। वहीं कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कर्नाटक के कारवार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सतीश के सेल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के अधिकारियों ने बेंगलुरु में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले ईडी ने 13 और 14 अगस्त को अवैध लौह अयस्क निर्यात के आरोपों के सिलसिले में कांग्रेस विधायक सतीश सेल के आवास पर छापेमारी की थी और अवैध संपत्ति, नकदी और आभूषण बरामद किए थे। इसके अलावा इंदौर के कांग्रेस नेता गोलू अग्निहोत्री पर भी ईडी ने शिकंजा कसा। ईडी ने गोलू सहित उनके 6 साथियों की 34 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। इसमें नकदी के अलावा कृषि भूमि, फ्लैट, पेट्रोल पंप सहित अन्य संपत्ति शामिल है। वहीं असम में घुसपैठिया होने के शक में पकड़े जाने पर अब सिर्फ 10 दिन में अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में असम कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि राज्य ने अब तक 30,128 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा है। इसके साथ ही असम कैबिनेट में सीएम शर्मा ने अब एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू करने पर मुहर लगाई है। असम में घुसपैठियों को डिपोर्ट करने के लिए सरकार लगातार कमर कस रही है। ऑपरेशन पुशबैक समेत हर तरह से सरकार घुसपैठियों को राज्य और देश से बाहर निकालने पर काम कर रही है। वहीं अब सवाल उठने लगा है कि क्या अमेरिका और भारत के रिश्तों में सुधार की भी उम्मीदें हैं। ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की दोस्ती की ओर हाथ बढ़ाया, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी कहा है कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। इसको लेकर विपक्ष तिलमिला गया है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से कहा है कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या वो इतने स्वाभाविक हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 35 से अधिक विभिन्न अवसरों पर यह घोषणा की है कि उन्होंने व्यापार को प्रभाव के साधन के रूप में प्रयोग करते हुए 10 मई की शाम को भारत पाकिस्तान युद्ध विराम करवाया था। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने एक्स पर लिखा कि ट्रंप को खुश करने के लिए देश भर के कपास किसानों को दांव पर लगा दिया। दोनों देशों के बीच एक ऐसी बातचीत चल रही है, केवल एक तरफा बातचीत। अगर पूरे भारतीय बाजार पर अमेरिकियों का कब्जा हो गया तो हमारे लोग कहां जाएंगे। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ट्रंप के सामने ऐसा सरेंडर न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का भी अपमान है। लेकिन दर्शकों, पीएम मोदी की ताकत दुनिया देख रही है। ट्रंप जो पहले टैरिफ लगाकर उछल रहे थे वो भी अब पीएम मोदी के सामने नतमस्तक हैं। पीएम मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी कीमत पर देश के लिए समझौता नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा था कि वो किसानों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन विपक्ष के लोग राजनीतिक रोटियां सेकने और बयानबाजी करने से बाज नहीं आ रहे। विपक्ष की आदत हो गई है हर बात पर विरोध करने की। विपक्षी नेता ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनकी हार हो सकती है। विपक्ष को मोदी विरोध से मतलब है, लेकिन दर्शकों, विरोध तो ठीक है, लेकिन हर बार विरोध की सीमा को पार कर जाना ये तो वाकई गलत है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध अधिकार पूर्वक किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए विरोध करना क्योंकि आप जीत नहीं पा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन आज का विपक्ष यही कर रहा है। हालांकि इससे जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं हार के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने परिणाम को विपक्ष के लिए सम्मानजनक करार दिया। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह एकजुट खड़ा रहा। विपक्ष का प्रदर्शन निसंदेह रूप से सम्मानजनक रहा। मतलब करारी हार के बाद भी कांग्रेस हार मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर तंज किया है। उन्होंने राहुल गांधी को एक्स पर टैग करते हुए लिखा है कि वैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हुआ। वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का चुनाव भारी मतों से जीत गए। 152 वोटों का अंतर बड़ा अंतर है। उम्मीद है इस हार के बाद भी विपक्ष वोट चोरी का रोना नहीं रोएगा। लेकिन विपक्ष की लगातार हो रही करारी हार से साफ है कि वोट चोरी का आरोप सिर्फ राजनीतिक है। असल में वोट चोरी नाम की कोई चीज ही नहीं है और ना ही विपक्ष के पास कोई सबूत है। अगर सबूत होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाते। इसके साथ ही हलफनामा देने में भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो तो ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो सब जानते हैं कि हमारे देश की वोटर लिस्ट में कई खामियां हैं और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वोटर आई कार्ड हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राहुल गांधी के करीबी पवन खेरा और उनकी पत्नी के पास भी 2 वोटर आईडी कार्ड होने का खुलासा बीजेपी ने किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसको लेकर पवन खेरा को नोटिस भी जारी किया। वहीं इन्हीं गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, लेकिन विपक्ष को एसआईआर से भी तकलीफ है। दर्शकों, टैरिफ चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब पीएम मोदी की ताकत समझ गए हैं कि पीएम मोदी के सामने उनकी एक नहीं चल सकती।
वो पीएम मोदी को नहीं झुका सकते। भारत की चुप्पी अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुभने लगी है। टैरिफ पर भारत का रुख देखकर डोनाल्ड ट्रंप हताश हो चुके हैं। इससे उनके तेवर भी नरम पड़े हैं। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप अब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त और भारत को महान देश बताया है। ट्रंप ने अब कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं। उनका कहना है कि भारत और अमेरिका ट्रेड वार्ता जारी रखेंगे। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी को शानदार प्रधानमंत्री बताया था। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसके बाद से भारत अमेरिका के रिश्ते में खटास आने लगी थी। पीएम मोदी भी कई मोर्चों पर ट्रंप का फोन कॉल भी रिजेक्ट कर चुके हैं। एससीओ समिट में भी चीन, भारत और रूस को एक साथ मंच पर देखा गया था। इसके बाद से ट्रंप भारत के प्रति थोड़े नरम दिखने लगे। अब ट्रंप ने भारत को लेकर एक अपने नए पोस्ट को शेयर किया, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को सबसे अच्छा दोस्त बताया और भारत अमेरिका के बीच व्यापार संबंध वार्तालाप करने की बात कही। पीएम मोदी ने भी ट्रंप के इस पोस्ट का जवाब दिया है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। मुझे विश्वास है कि हमारी व्यापार वार्ताएं भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेंगी। मतलब ट्रंप जो पहले भारत पर निशाना साध रहे थे, कांग्रेस को मोदी सरकार को घेरने का मौका दे रहे थे, वो अब उन्होंने छीन लिया। ट्रंप के सीज़फायर को लेकर दावे के अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 जहाज गिरे और भारत की इकोनॉमी है वाले बयान के सहारे राहुल गांधी ने खूब राजनीति की है। इस मुद्दे के सहारे वो पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन ट्रंप ने राहुल गांधी से ये मुद्दा भी छीन लिया। वहीं अब तो ट्रंप ने राहुल गांधी को असमंजस में भी फंसा दिया है, क्योंकि ट्रंप अब पीएम मोदी को शानदार प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ऐसे में ट्रंप की बातों पर भरोसा करने वाले राहुल गांधी अब मानेंगे कि पीएम मोदी शानदार प्रधानमंत्री हैं। वहीं ट्रंप के रुख में बदलाव देखकर कांग्रेस चिढ़ गई है। ट्रंप द्वारा पीएम मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस के आईटी सेल के प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा था कि संघियों के अंदर जरा सी भी शर्म नहीं। असल में संघियों के कोई सिद्धांत और विचारधारा है ही नहीं। रह रहकर अपना मत और अपने आराध्य बदलते रहते हैं। अभी कुछ दिनों से ट्रंप से खफा थे, उन्हें गरिया रहे थे। अब उनके ताऊ ट्रंप ने मोदी जी की तारीफ में 2 शब्द क्या बोल दिए। सारी धमकियां और डांट डपट भूल कर मुक्त मंडल से अपने आका की तरह पलटी मार ली। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत की इस पोस्ट से आप समझ ही सकते हैं कि पीएम मोदी के सामने ट्रंप के तेवर ढीले पड़ने से कांग्रेस को कितनी तकलीफ हो रही है। दर्शकों, हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चुप्पी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने पूछा था कि धनखड़ कहाँ छिपे हुए हैं और क्यों चुप हैं। एक्स पे राहुल गांधी ने लिखा था, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति आखिर छिपे क्यों हुए हैं? क्यों ऐसी नौबत आ गई कि वो बाहर आकर एक शब्द भी नहीं बोल सकते? सोचिए हम कैसे समय में जी रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा विपक्ष के चहीते वकील कपिल सिब्बल ने तो जगदीप धनखड़ के घर पर फोन तक कर दिया था। विपक्ष के लोग धनखड़ के मुंह में उंगली डालकर उनसे मोदी सरकार के खिलाफ बयान निकलवाना चाहते थे। विपक्ष को लग रहा था कि धनखड़ बोलने में एक्सपर्ट हैं। ऐसे में अब अपने इस्तीफे के बाद वो मोदी सरकार के खिलाफ बयान देकर बड़ा धमाका कर डालेंगे। विपक्ष को लग रहा था कि मोदी सरकार द्वारा धनखड़ को जबरदस्ती इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। वहीं मंगलवार को जब उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान हो रहे थे, तब भी बीच कांग्रेस ने जगदीप धनखड़ की चुप्पी और उनके अचानक इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस की महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा था कि पिछले 50 दिनों से जगदीप धनखड़ ने अपनी असामान्य चुप्पी रखी हुई है। मंगलवार को जब उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तभी देश उनके ऐतिहासिक और अप्रत्याशित इस्तीफे पर बयान का इंतजार कर रहा है। जब उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से किसानों की घोर उपेक्षा, सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार से पैदा होने वाले खतरों और अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी। लेकिन अब धनखड़ की चिट्ठी के बाद कांग्रेस और विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। दरअसल उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के करीब 50 दिन बाद धनखड़ ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। एनडीए कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन ने मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी विपक्षी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को शिकस्त दी। धनखड़ के इस्तीफे देने पर ही उपराष्ट्रपति चुनाव समय से पहले कराया गया। अब एनडीए कैंडिडेट की जीत पर धनखड़ ने रिएक्ट किया। सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए धनखड़ ने कहा कि उपराष्ट्रपति का पद उनके विशाल अनुभव के साथ और भी गौरव प्राप्त करेगा। 21 जुलाई को संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन पद छोड़ने के बाद धनखड़ का यह पहला सार्वजनिक बयान था। राधाकृष्णन को लिखे पत्र में धनखड़ ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और मानवता के छठे हिस्से का घर माना जाने वाला भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर आपके चुने जाने पर आपको हार्दिक बधाई।
राधाकृष्णन को पत्र लिखकर धनखड़ ने आगे कहा कि इस प्रतिष्ठित पद पर आपकी पदोन्नति हमारे राष्ट्र के प्रतिनिधियों के विश्वास और भरोसे को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में राधाकृष्णन के विशाल अनुभव को देखते हुए उनके नेतृत्व में यह पद निश्चित रूप से और भी ज्यादा सम्मान और गौरव प्राप्त करेगा। आपको बता दें, धनखड़ ने 21 जुलाई को अचानक ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके अचानक इस्तीफे से सियासी बवाल मच गया था। विपक्ष ने उनके अचानक पद छोड़ने पर सवाल उठाए थे। विपक्ष को इससे भी मोदी सरकार को घेरने का मौका दिख रहा था। लेकिन अब जिस तरह से राधाकृष्णन को लिखी चिट्ठी में जगदीप धनखड़ ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा है, उससे साफ है कि धनखड़ की सरकार से कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि विपक्ष का तो मानना है कि भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें